अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में आपको कहेंगे खुशामदीद। अहम खबरों के साथ मैं हूं अरबाब जान और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज में खबर देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 साला दौर की अजब करप्शन की गजब कहानी सामने आई है। चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फराह शहजादी की करप्शन की दास्तानें सामने आई हैं। 3 साल में असासों में 4520 मिलियन रुपए का हैरत अंगेज इजाफा हो गया। ज़ाहिरी असासे 420%, गैर ज़ाहिरी असासे 15,300% बढ़ गए। कसब कहानी पीटीआई दौर में फरागोगी की मनमानी, चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन की करप्शन की होशरबा दास्तान। 3 साल में असासों में 4520 मिलियन रुपए का हैरत अंगेज इजाफा। फरागोगी 2020 में 950 मिलियन रुपए के असासे खुद तस्लीम करती हैं। इनके गैर सहरी मगर मलकती असासे 3825 मिलियन रुपए हैं। सहर असासे 420%, गैर सहरी असासे 15,300% बढ़े। एहसन जमील गुज्जर और दीगर रिश्तेदारों और हिस्सेदारों के असासे इसके अलावा हैं। SECP के रिकॉर्ड के मुताबिक दिसंबर 2019 में प्रॉपर्टी टाइकॉन से आउट ऑफ कोर्ट मुआहदा किया गया। यूके की क्राइम एजेंसी से 190 मिलियन पाउंड्स पीटीआई हुकूमत को वापस मिले। बदले में फरागोगी ने 19 जुलाई 2021 को प्रॉपर्टी टाइकॉन से हाउसिंग स्कीम में 240 कनाल जमीन नाम करवाई। रिश्वत के एवज पीटीआई हुकूमत ने 460 मिलियन रुपए हर्जाने के केस की पैरवी से इज्तनाब किया। चेयरमैन पीटीआई की मामलत से फरागोगी ने 2018 में टैक्स एमनेस्टी स्कीम का भी भरपूर फायदा उठाया। 489 मिलियन से जायद का काला धन रेगुलाइज कराया। फरागोगी के बैंक अकाउंट्स की तादाद में 2019 से 21 तक मुसलसल इजाफा देखा गया। 426 मिलियन रुपए का भारी सरमाया सिर्फ एक बैंक अकाउंट में 47 ट्रांजैक्शंस के जरिए डिपॉजिट किया गया। इसके अलावा फरागोगी, एहसन जमील गुज्जर और इनके पार्टनर्स के मुल्क भर में 102 बैंक अकाउंट सामने आए। इनकी कुल मालियत 14.5 अरब रुपए है। मुल्क की दौलत दोनों हाथों से लूटी गई। फरागोगी को फौरी वापस आकर कानून का सामना करना चाहिए। वापस आकर गवाही दें। चेयरमैन पीटीआई बेगुनाह है। रहनुमा नून लीग अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा साबित हो चुका काबीना में बंद लिफाफा लहरा कर उसके एवज रिश्वत ली गई। फरागोगी को काला धन वाइट करने का मौका दिया गया। पूरे गैंग को लीड चेयरमैन पीटीआई करते थे। 3 खवातीन के गठजोड़ ने अपनी मर्जी का वजीर आला लगवाया। फराह शहजादी को वापस आना चाहिए और इमरान खान के हक में गवाही देनी चाहिए कि इमरान खान बेगुनाह है। टैक्स एमनेस्टी स्कीम आप लाए, इमरान न्याजी साहब लाए, वो फरागोगी और उनके खावंद एहसन जमील के लिए थी जिन्होंने 48 करोड़ रुपया उसमें सफेद किया। पंजाब के अंदर उनको पता था कि ये सबसे बड़ा सूबा है, अरबों रुपया कमाया जा सकता है। किस्मत से ये मौका मिला है तो अवाम के पैसे को बेदर्दी से लूटा जाए। बुज़दार साहब की अहलिया का ताल्लुक फरज शहजादी साहिबा के साथ था। फरज शहजादी साहिबा का ताल्लुक बुशरा मानिका साहिबा के साथ था। ये 3 खवातीन का एक नेक्सस था। इन 3 खवातीन ने इमरान न्याजी साहब को कायल किया कि वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब को लगाया जाए। ये पूरा एक गैंग था जिसको इमरान न्याजी हेड करता था और उसके नीचे बुशरा बीबी, फरज शहजादी, फरागोगी, एहसन जमील गुज्जर, उस्मान बुज़दार, ये बकायदा काला धन चारों तरफ से इकट्ठा करते थे। नैब को ये मामला देखना चाहिए। मुलजिमा को वापस लाकर तहकीकात करें। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ का कहना है कि तोशाखाना में भी मुलजिमा का नाम शामिल है। इस केस को जल्द अज जल्द अदालत में जाना चाहिए। इस केस से मुल्क की बदनामी हो रही है। जो कंट्रोलर थे उनको अलहदा कर दिया गया और आपके पास वो फोन रिकॉर्डिंग्स भी हैं जिसमें वो डांट रही हैं कि ये आप तस्वीरें क्यों लेते हैं। और ये मामला नहीं, बहुत सारी घड़ियों का है। और आप देखेंगे कि इस एक पर्टिकुलर घड़ी जिसका बहुत शोर व गौगा है उसमें भी यही खातून मुलव्वस है, इन्हीं का नाम लिया जा रहा है। और सारे प्रोसेसेस जो हैं ट्रायल के, अपील के, ये सब के सब जो हैं ये टाइम बाउंड हो और उस टाइम के अंदर अंदर वो किए जाएं। आवाम इलेक्शन में सिंध, लाहौर या खैबर पख्तूनख्वा के हक में जो भी फैसला करें हमें कबूल होगा। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि तमाम हलकों से तगड़े उम्मीदवार खड़े होंगे। पीटीआई 9 मई के टोले को निकाले तो बात करने के लिए तैयार हैं। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि आसिफ जरदारी पार्टी के सरबराह हैं, उन्हें हक है कि वो लाहौर के वजीर आजम का रास्ता रोकें और लाड़काना के वजीर आजम के लिए राह हमवार करें। ताला आवाम फैसला करेंगे और वो फैसला जो है वो सिंध के हक में करें, लाहौर के हक में करें, KPK के हक में करें।
वो फैसला जो है वो हम सबको कबूल है। इंशाअल्लाह ताला वो जनरल इलेक्शन लड़ेंगे और जनरल इलेक्शन लड़ने में उनके रास्ते में कोई चीज़ नहीं। तमाम हलकों से हमारे बड़े इलेक्टेबल और बड़े तगड़े उम्मीदवार जो है वो उनको हम फील्ड कर रहे हैं। जरदारी साहब को अपनी पार्टी का सरबराह होते हुए पूरा हक हासिल है कि वो लाहौर के वजीर आजम का रास्ता रोकें और लाड़काना के वजीर आजम के लिए रास्ता हमवार करें। असासों में इतना इजाफा करप्शन से ही हो सकता है। मुतालबा है फराह गोगी वतन वापस लाया जाए। नून लीग रहनुमा उस्मा बुखारी ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा, फराह गोगी पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी इल्जाम है। करप्शन का जिक्र बुजदार की हुकूमत में भी करते रहे। हम तो इस लूट मार का जिक्र जो है बुजदार की हुकूमत के अंदर भी करते रहे और मैं उस वक्त भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के जरिए भी और वैसे भी मैं इस बात को बार बार हाईलाइट करती रही। इसको यकीनन ये देखिए ना, ये आम सी खातून है। फराह गोगी क्या है? शी इज नथिंग। सिर्फ ये है कि वो पिंकी पीरनी साहिबा के साथ जो है उनकी सहेली थी, नजर आती थी और उनके मियाँ को ठेके पे जो है वो पंजाब दिया हुआ था। आज वो आप डॉक्यूमेंट्स के जरिए देख रहे हैं कि ये कौन सा जादू का चिराग है जिसको रगड़ के जो है वो 450% इजाफा हो जाता है 3 साल के अंदर। और अभी ये डॉक्यूमेंटेड जो वो है चीजें ये हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड होंगी। जो मोहतरमा के ऊपर ये भी इल्जाम है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग करती रही है। वो जो इमरान खान की घड़ी बेची है उमर फारूक जहूर को, वो मोहतरमा जो है वो बैग के अंदर पैसे लेके जो है वो पाकिस्तान वापस आई है, उसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा ना। तो इस तरह की और पता नहीं कितनी सारी चीजें जिनका रिकॉर्ड ही नहीं होगा। ये किसी जादू के चिराग से नहीं होता, ये करप्शन के जरिए ही हो सकता है, ये किकबैक्स के जरिए, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ही हो सकता है। और मैं समझती हूँ कि ये जो बाहर मोहतरमा तशरीफ ले गई हैं इनको वापस लाया जाए इंटरपोल के जरिए। और ये पाकिस्तान का, पंजाब का पैसा है जो ये लूट कर अपने जो है वो इन्होंने असासे बनाए हैं, इनको इस तरह से जो है वो छोड़ने की कोई बिल्कुल मैं बड़ा सख्त मुतालबा करती हूँ। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी एक नई रिवायत कायम करेगी। 75 साल में जो काम नहीं हो सके वो काम करेंगे। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन की सियालकोट में गुफ्तगू। कहा, सियासी जमातें सियासत नहीं करती, आपस में लड़ती रहती हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहकर कुछ भी नहीं मिलेगा। हम नया पाकिस्तान बनाएंगे और कोशिश करेंगे अपने हक के लिए जिद्दोजहद और अवाम के लिए मेहनत करें। जहांगीर तरीन ने कहा कि अब सब पुरानी बातें भूलें, आगे की तरफ देखें। पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क है, यहाँ सब कुछ मौजूद है। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का बाकायदा ऐलान कर दिया। इस मौके पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान का कहना था, गुज़िश्ता दौर में जहांगीर तरीन की फैमिली पर पर्चे करवाए गए। उन्होंने कहा कि वो हमें मदीने की रियासत समझाते रहे। इंटेलिजेंस ने उन्हें बताया कि आपके घर लूट मार का पैसा आ रहा है। बैठे उनके बच्चों के, उनकी फैमिली पे, उनकी औरतों के ऊपर पर्चे करवा दिए। हमें सिखाता क्या था? मदीना की रियासत। मदीना की रियासत हमें समझाता था। वो जो इंटेलिजेंस एजेंसियां वो आपको क्या बताती थी? वो बताती थी सिर्फ एक बात यही थी कि आपके घर में बेईमानी का माल आ रहा है, वो जो गबन हो रहा है। और उसके बाद हाल क्या था? घर में तिजोरी में पैसे आ रहे थे। जब पता हो कि मेरे घर में लूट का माल आ रहा है, बेईमानी का माल आ रहा है, ये ऐसा कोई घर हो सकता है कि जिसके घर में पैसे आ रहे हो तिजोरी में और बाकी को पता ना लगे? कोई ऐसा घर हो सकता है? नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ ने कहा है कि मुल्क में मुत्तफ़िका हुकूमत का क़याम वक्त की अहम ज़रूरत है। जमहूरियत के पौधे की आबियारी की जानी चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि 9 मई के मास्टर माइंड्स ने अपने आमाल का एतराफ़ नहीं किया। 2018 के इलेक्शन में नून लीग के खिलाफ RTS बिठा दिया गया, हमारे खिलाफ जबरी फैसले दिलवाए गए। दहशत गर्दी का खात्मा करने के लिए हम एक नेशनल जो है हुकूमत बनाएंगे ताकि इस गर्दाब से पाकिस्तान को निकाल सकें। जमहूरियत के पौधे की आबियारी की जानी चाहिए, उसकी परवरिश की जानी चाहिए। क्या आज तक 9 मई के मास्टर माइंड ने जो जेल में है उसने कभी एतराफ़े जुर्म किया है? आज तक उसने इस बात पर पशेमानी, शर्मिंदगी का इजहार किया है कि 9-10 मई को जो कुछ मैंने किया मैंने गलत किया, मैं शर्मिंदा हूं। ये कहा जाता है कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि आप नवाज शरीफ को भी इंतखाबात से पहले इंसाफ मिलना चाहिए और मैं कहता हूं कि PTI के चेयरमैन को भी इलेक्शन से पहले इंसाफ मिलना चाहिए।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का कहना है कि इक़्तिसादी ताउन तंजीम के 16वीं सरबराही कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना एजाज़ है। इक़्तिसादी ताउन तंजीम खित्ते की तरक्की के लिए एक अहम फोरम है। खित्ते में तिजारती सरगर्मियों से ही तरक्की मुमकिन है। EC रीजन में मज़ीद सरहदी और तिजारती राहदारियों की ज़रूरत है। खुश हों कि ECO का अगला सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान से होगा। It is a great honor for me to represent Pakistan at the 16th ECO summit in the historical city of Tashkent. I congratulate the government of Azerbaijan for successfully hosting the 27th Council of Ministers in Shusha on 10th October 2023. The Shusha Declaration, adopted at the end of COM, provides us with comprehensive guidelines to promote ECO's goals of expanding trade and connectivity in the region and enhancing energy security. We must all work together to implement decisions taken in the Shusha Declaration. Excellencies, I also take this opportunity to extend my warmest felicitation to the Islamic Republic of Iran for assuming the ECO chair for 2024 and for choosing a timely and apt theme, enhanced and resilient ECO region through expansion of intra-regional trade. I assure Iran of Pakistan's wholehearted support. I am delighted that the next ECO Secretary General will be from Pakistan. IMF ने अपने बैनुल-अक़वामी कर्ज प्रोग्राम के कोटे से मुतालिक इस्लाहात तजवीज़ कर दी। IMF के जारी एलामिया के मुताबिक इस्लाहात की हतमी मंजूरी 15 दिसंबर को IMF का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स देगा। इस हवाले से पाकिस्तानी वज़ारत ख़जाना के ज़राए का कहना है इन इस्लाहात से पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो सकता है। इसके तहत अगले कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान का कोटा 6 से 9 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है। IMF ने पाकिस्तान से एक मरतबा फिर डू मोर कह दिया है। वज़ारत ख़जाना से मुज़ाकरात में रिटेलर्स, ज़राअत और रियल एस्टेट पर टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया। FBR ने रवा माल की रेवेन्यू प्रोजेक्शन रिपोर्ट भी IMF को फराहम कर दी। पाक IMF मुज़ाकरात, IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। वज़ारत ख़जाना से मुज़ाकरात में रिटेलर्स, ज़राअत और रियल एस्टेट पर टैक्स आयद करने का मुतालबा कर दिया। FBR के सराय के मुताबिक टैक्स कलेक्शन में शॉर्टफॉल की सूरत में रिटेलर्स पर दिसंबर के बाद से फिक्स टैक्स पर गौर किया गया। IMF ने ज़राअत पर टैक्स के लिए सूबों से मुशावरत और रियल एस्टेट पर भी टैक्स लगाने का मुतालबा किया है। IMF मिशन ने टैक्स पॉलिसी में तरमीम और टैक्स मसाइल ख़त्म करने के लिए FBR को मज़ीद तजावीज़ दी हैं। स्मगलिंग के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन जारी है। 2 माह से जारी कार्रवाइयों में बड़ी मकदार में चीनी आटा, खाद और ईरानी तेल बरामद किया गया। हुकूमत और अस्करी क़यादत के इक़दामात की तफसीलात इस रिपोर्ट में। स्मगलिंग के खिलाफ हुकूमत और अस्करी क़यादत के अहम इक़दामात। 1 सितंबर से अब तक मुल्क भर से तकरीबन 2039 मैट्रिक टन चीनी और 1,98,000 टन आटा बरामद किया गया। कार्रवाइयों में 1823 मैट्रिक टन खाद और 9 लाख लीटर ईरानी तेल बरामद हुआ। 29 अक्टूबर से 5 नवंबर के दौरान सिर्फ पंजाब से 1,49,000 टन खाद बरामद की गई। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से भी 5 लाख टन से जायद चीनी पकड़ी गई। मुल्क भर में स्मगलिंग के खिलाफ मजमूई तौर पर 15 कामयाब ऑपरेशन अंजाम दिए गए। स्मगलिंग के खिलाफ मुल्कगीर क्रैकडाउन जारी है, जिससे खातिर खा कामयाबी हासिल हुई है। 1 सितंबर से अब तक मुल्क भर से भारी मिकदार में चीनी, आटा, खाद और ईरानी तेल बरामद किया जा चुका है। मुतालिका इदारों ने 29 अक्टूबर से 5 नवंबर के दौरान मुल्क भर में 15 से जायद कामयाब ऑपरेशन सर अंजाम दिए। हुकूमती क्रैकडाउन जारी है, जिसमें खातिर खा कामयाबी हासिल की गई है। सितंबर से मुल्क भर में स्मगलिंग के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज 1 सितंबर से अब तक के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर से तकरीबन 2039 मैट्रिक टन चीनी, 198.355 मैट्रिक टन आटा, 1823 मैट्रिक टन खाद और 899 मिलियन लीटर ईरानी तेल बरामद किया गया। 29 अक्टूबर से 5 नवंबर के दौरान सिर्फ पंजाब से 149.686 मैट्रिक टन खाद बरामद की गई। खैबर पख्तूनख्वा से 1.102 मैट्रिक टन और बलूचिस्तान से 5.851 मैट्रिक टन चीनी बरामद की गई। पंजाब से 0.037, सिंध से 0.099, बलूचिस्तान से 150 मिलियन लीटर ईरानी तेल बरामद किया गया। मुतालिका इदारों ने 29 अक्टूबर से 5 नवंबर के दौरान मुल्क भर में 15 से जायद कामयाब ऑपरेशन सर अंजाम दिए।
स्मगलिंग माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए रेंजर्स और एफसी को अहम जिम्मेदारियां मिल गई। एफबीआर ने इख्तियारात से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक एहलकार चेक पोस्टों पर आटा, गंदम, चीनी और खाद स्मगलिंग की रोकथाम यकीनी बनाएंगे। स्मगलिंग माफिया की रोकथाम रेंजर्स और एफसी करेंगी अहम काम। एफबीआर ने इख्तियारात सौंप दिए। स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार सिर्फ कस्टम्स के पास था। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बड़े फैसले से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एफसी और रेंजर्स बैनुल स्वाबी चेक पोस्टें और स्मगलिंग रोकने के मजाज होंगे। एहलकार चेक पोस्टों पर आटा, गंदम, चीनी और खाद स्मगलिंग की रोकथाम यकीनी बनाएंगे। एफसी और रेंजर्स बैनुल अक़वामी सरहद के 50 किलोमीटर के अंदर इलाके की निगरानी करेंगे। एहलकार शहरी इलाकों, कस्टम एरियाज, स्टेशंस और पोर्ट्स पर निगरानी करने के मजाज नहीं होंगे। नीम फौजी एहलकार बॉर्डर, कस्टम स्टेशंस, बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट्स और बॉन्डेड वेयर हाउसेस पर भी तैनात नहीं होंगे। तो हम अफगान सरहद के करीब शहरी इलाकों में कार्रवाई कर सकेंगे। अफगान हुकूमत उन दो तेज बयानात न दे, हमने गैर कानूनी मकीम अफराद का ठेका नहीं उठा रखा। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई की भी कहा, हर किस्म की दहशतगर्दी को कुचलना है। अफगान अबूरी हुकूमत आने के बाद दहशतगर्दी में 60% इजाफा हुआ। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई जारी है। चमन बॉर्डर से रोजाना 10,000 अफराद वापस जा रहे हैं। इसके बाद रजिस्टर्ड मुहाजिरीन को भी वापस भेजेंगे। लीडर्स तंदो तेज बयानात से गर्मी ना पैदा करें। हमने गैर कानूनी गैर मुल्कियों का ठेका नहीं उठा रखा। हम हर किस्म की दहशतगर्दी को कुचलना जानते हैं। तकरीबन पिछले 2 साल में इस अबूरी हुकूमत के आने के बाद दहशतगर्दी में 60% इजाफा हुआ है। हमारा जो कैंपेन है बिलखसूस जो गैर तारकीन वतन हैं उनके खिलाफ ये कैंपेन जारी रहेगा। इस वक्त हमारी जो कैपेसिटी है बिलखसूस चमन बॉर्डर पे तकरीबन 10,000 तक हम रोज़ाना प्रोसेस करते हैं। हम इसके फ़ौरन बाद रजिस्टर्ड महाजिरीन को भी वापस भेजेंगे। फलस्तीनियों के खिलाफ इस्राएली जारियत में शिद्दत आ गई है। गजा की गलियों में शदीद लड़ाई जारी है। जनमीन कैंप में भी हमला करके मजीद 5 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। अल-शिफा अस्पताल के करीब फिर बमबारी हुई। 34 रोज में शहादतों की तादाद 10,569 तक जा पहुंची। हमास के मिसाइलों हमलों में 10 इस्राएली टैंक, 4 फौजी गाड़ियां तबाह हो गईं। जमीनी हमलों में 39 सेहूनी मार गिराए। इसराइली सफाकी के 34 रोज फिजाई हमले जारी। ज़मीनी कार्रवाई में भी शिद्दत आ गई। गजा की गलियों में शदीद लड़ाई। सेहूनी फौज ने जनीन कैंप पर हमला करके मजीद 5 फलस्तीनी शहीद कर दिए। मोहम्मद बुर्राक समेत दीगर फलस्तीनी सियासतदानों को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली फोर्सेस ने रात भर गजा के मुत्तादिद अहदाफ को निशाना बनाया। बमबारी में 300 फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। खान यूनिस पर हमले में 4 फलस्तीनी बच्चे शहीद हो गए। सेहूनी तैयारों ने 2 मसाजिद भी शहीद कर डाली। वहशियाना हमलों में शहादतों की तादाद 10,000 से जायद हो गई। गजा सिटी में अल-कस्साम ब्रिगेड की शदीद मुज़ाहिमत। ज़मीनी कार्रवाई में 39 सेहूनी फौजी मार गिराए। मिसाइल हमलों में 10 इसराइली टैंक और 4 फौजी गाड़ियां तबाह कर दी। हमास के मुताबिक इसराइली फौजी काफिले को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया। इसराइली बिल्डोजर जनीन में छापे के दौरान गलियों को तबाह कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ कहते हैं, गजा पर जो जुल्म हुआ ऐसा सदियों में नहीं देखा गया। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि सऊदी अरब इजलास में इस मामले पर खुसूसी गौर होगा। उनका कहना था मौजूदा सूरत हाल में पहली तरजीह गजा के लिए खुराक और अद्वियात की फराहमी होनी चाहिए। The killing of children, women, targeting hospital, the elimination of children, I recall in history, grave humanitarian crisis is unfolding in Gaza. The incessant and lethal bombardment of Gaza by the Israeli forces is a deplorable act which calls for international condemnation. This issue needs to be addressed in accordance with the relevant UNSC and OIC resolutions. I urge all ECO member states to push for a ceasefire in Gaza, support the call for provision of humanitarian assistance, and rally efforts to hold Israel to account. कतर की जानिब से गजा में मुख्तसर जगबंदी की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक 12 यरगमालियों की रिहाई के बदले 3 दिन की जंगबंदी पर बात हो रही है। यरगमालियों में 6 अमरीकी भी शामिल हैं। हमास के नायब सरबरा साले रोय का कहना है कि 3 रोज़ा जंगबंदी का मकसद गजा में इमदाद पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि इसराइली जेलों में कैद तमाम फ़लस्तीनी कैदी रिहाई चाहते हैं। इसराइल तमाम फ़लस्तीनी कैदी रिहा कर दे और अपने तमाम कैदी ले जाए।
पंजाब हुकूमत ने स्मोक के बाइस नाफिज जुज़वी लॉकडाउन में तब्दीली कर दी। आज और कल शॉपिंग मॉल और मार्केट्स मामूल के मुताबिक खुलेंगे। कारोबारी मराकज हफ्ते और इतवार को बंद रहेंगे। स्मोक के जहरीले साए पंजाब पर छाए। सूबाई हुकूमत ने लाहौर समेत 8 अजला में स्मोक के बाइस लगाए पहरे हटा दिए। जुज़वी लॉकडाउन में तब्दीली करते हुए मार्केट्स को आज और कल खोलने की इजाज़त दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक रेस्टोरेंट्स, सिनेमा और जिम भी मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स हफ्ता और इतवार को बंद रहेंगी। लॉकडाउन के दौरान मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप, तंदूर, बेकरीज और डेयरी शॉप्स को पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल होगा। लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों में शामिल 456 पार्टिकुलेट मीटर्स के साथ दूसरा नंबर है। गले ख़राब हो रहे हैं, इसकी वजह से ज़ुकाम हो रहे हैं, अलग अलग की बीमारियाँ हो रही हैं। फिजा में मौजूद मुज़िर ज़रात के बाइस शहरी सांस की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अहम खबर आपको दें, इसराइली एयरफोर्स की जारी करदा फुटेज से इसराइली झूठा बयानिया बेनकाब हो गया। 7 अक्टूबर को इसराइली इलाके में मुनक्किदा म्यूजिक कॉन्सर्ट पर इसराइली हेलीकॉप्टर ने मिसाइल बरसाए। हमास के खिलाफ बयानिया बनाने के इसराइल ने तमाम शहरियों का कत्लेआम किया। फुटेज के मुताबिक इसराइली अपाची हेलीकॉप्टर ने शहरियों और कारों को निशाना बनाया। ये फुटेज जो रिलीज की गई है उसके मुताबिक ये देखा जा सकता है। इसराइली एयरफोर्स की जारी करदा फुटेज से इसराइल का ही झूठा बयानिया बेनकाब हुआ है। 7 अक्टूबर को इसराइली इलाके में मुनक्किदा म्यूजिक कॉन्सर्ट पर इसराइली हेलीकॉप्टर ने मिसाइल बरसाए थे और हमास के खिलाफ ये बयानिया बनाया था। इसराइल ने अपने शहरियों का कत्ले-आम किया है। इसराइली अपाची हेलीकॉप्टर ने शहरियों और गाड़ियों को भी निशाना बनाया। इसराइली झूठा बयानिया बेनकाब हो गया है। इसराइली एयरफोर्स की जानिब से फुटेज जारी की गई है जिसमें इसराइली झूठे बयानिया को बेनकाब होते देखा जा सकता है। 7 अक्टूबर को इसराइली इलाके में मुनक्किदा म्यूजिक कॉन्सर्ट पर इसराइली हेलीकॉप्टर ने मिसाइल बरसाए। हमास के खिलाफ बयानिया बनाने के लिए इसराइल ने अपने शहरियों का कत्लेआम किया। इसराइली अपाची हेलीकॉप्टर ने शहरियों और कारों को भी निशाना बनाया जिसमें मुतादिद अफराद अपनी जानों से चले गए। ये वीडियो आप देख सकते हैं। इसराइली तैयारे जो कि अपने ही शहरियों को निशाना बना रहे हैं और बाद में ये इल्ज़ाम धर दिया गया हमास के सर पर। जी हाँ, और ये फुटेज देख सकते हैं। यहाँ पर इस इलाके में एक म्यूजिक कॉन्सर्ट जो है वो मुनक्किद किया गया था और बताया ये जा रहा था कि ये हमास की जानिब से हमला किया गया है। लेकिन अब ये जो फुटेज रिलीज की गई है इसमें देखा जा सकता है कि इसराइल की जानिब से ही यहाँ पर अपाची हेलीकॉप्टर्स के जरिए इन लोगों को निशाना बनाया गया। ये उनकी अपनी जारी करदा फुटेज है जिससे ये बयानिया दम तोड़ गया है कि हमास की जानिब से यहाँ पर हमला किया गया था जिसने शहरियों और कारों को यहाँ पर निशाना बनाया था। अब इसराइली झूठा बयानिया बेनकाब हो गया दुनिया के सामने जैसे ही ये फुटेज रिलीज की गई है जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि किस जानिब से इसे निशाना बनाया गया है। 7 अक्टूबर का ये वाक़या है जब इसराइली हेलीकॉप्टर की जानिब से म्यूजिक कॉन्सर्ट पर बम बरसाए गए थे और इसके अंदर बहुत से इसराइली अपनी जानों से हाथ भी धो बैठे थे। हमास के खिलाफ बयानिया बनाने के लिए इसराइल ने अपने ही लोग मरवाए और इस कार्रवाई के बाद हमास और गजा में एक ऐसी कार्रवाई शुरू की जो कि अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही है। इसराइली अपाची हेलीकॉप्टर्स ने अपने शहरियों और गाड़ियों को निशाना बनाया और इसका इल्ज़ाम लगाया हमास पर। इसराइल का झूठा बयानिया इस फुटेज से बेनकाब हो गया है जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि इसराइली अपाची तैयारों ने ये बमबारी की है और ये बमबारी उनके अपने ही लोगों पर की गई, अपनी ही गाड़ियों पर की गई, अपने ही म्यूज़िक कॉन्सर्ट को नुकसान पहुँचाया गया और फिर इसका इल्ज़ाम लगाकर गजा और फ़लस्तीन में जंग शुरू की गई जहां पर 10,000 के करीब लोग अब तक अपनी जानों से जा चुके हैं। इसराइली अपाची हेलीकॉप्टर्स ने अपने शहरियों और कारों को निशाना बनाया और उसके बाद ये इल्ज़ाम हमास और गजा पर लगाया और उसका भांडा इस फुटेज ने फोड़ दिया है। और अब कुछ मौसम की बात करें तो मलिका कौसार मरी में शदीद गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई है जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। शहरियों और सयाहों ने गर्म मलबूसात ज़ेब-ए-तन कर लिए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और यालाबारी का ये सिलसिला कल तक जारी रहेगा। खेल के मैदान से आपको खबर दें, 172 रन के हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी है। इससे पहले श्रीलंका की टीम अपनी बारी पर 171 रन बनाकर आउट हो गई। कोसल परेरा ने 51 रन स्कोर किए। ट्रेंट बोल्ट ने 3 शिकार किए। लॉकी फर्गूसन, मिचेल सेंटनर और रचिन रविंद्रा ने 2-2 विकेटें हासिल की। मैच जीतने की सूरत में न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल में जाने के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। कीवीज़ की फतह के बाद पाकिस्तान को फाइनल 4 में जाने के लिए इंग्लैंड को बड़े मार्जिन से शिकस्त देना होगी। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने मुल्क की टीम के फास्ट बॉलिंग कोच एलन डोनाल्ड से वजाहत तलब कर ली। क्रिकेट लेजेंड ने एक और बयान में एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट करने को खेल की बुनियादी रूह के मुनाफी करार दिया था। उनका यह भी कहना था कि श्रीलंकन क्रिकेटर को आउट करने के तरीक़ेकार का किसी तरह दिफा नहीं किया जा सकता। इंडिया में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप में एलन डोनाल्ड की बंगाल टाइगर्स के साथ आखिरी असाइनमेंट है।
साबिक भारतीय कप्तान सौरव गंगुली ने पाकिस्तान के फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। भारतीय मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कोलकाता में इंडिया पाकिस्तान सेमीफाइनल क्रिकेट का वो मयार पेश करेगा जिससे शायकीन क्रिकेट को इंतहाई आला दर्जे का खेल देखने को मिलेगा। उनका यह भी कहना था कि भारत के वर्ल्ड कप ना जीतने की सूरत में उनको धचका नहीं लगेगा, क्योंकि खेल में ऐसा होता रहता है, किसी इवेंट में मुसलसल जीतने वाली टीम का एक दिन बुरा आता है। है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी हैं। कराची में इकबाल डे पर सिंध बॉयज़ स्काउट ऑडिटोरियम में सेमिनार का इनेकाद किया गया। 40 से ज़्यादा स्कूलों के तलबा ने शायर मशरिक़ को खराज अक़ीदत पेश किया। मेज़बान प्रोफेसर सलीम मुग़ल ने अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी और कारनामों पर इज़हार ख़याल किया। सदी गुज़रने को आ रही है कि ऐसा शायर, ऐसा मुफ़क्किर, ऐसा फ़िलोसोफर कोई और नहीं आया, और फिर ये ऐसा शायर है कि जिसे हम सिर्फ हम नहीं, जिसे ईरान भी और जिसे वो ममालिक जहाँ फ़ारसी बोली समझी जाती है वो भी उसी तरह ऑन करते हैं जिस तरह हम ऑन करते हैं। तलबात ने बलबल अंगेज तकरीर की, खूबसूरत आवाज़ में कलाम इकबाल पेश किया। इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, बहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। बच्चों ने फ़लस्तीन पर इसराइली जहरियत पर टैबलो पेश करके शुरा का लहू गरमाया। मेहमान खुसूसी वज़ीर तालीम राना हुसैन ने इकबाल का शेर पढ़कर सुनाया। बच्चों का कहना था कि फ़लसफ़ा इकबाल को पढ़कर हमें मोटिवेशन मिलती है, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। एक शायर थे जिन्होंने मुल्क के लिए इतना कुछ किया और हम आज क्या कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए ताकि लोग इससे मोटिवेट हो और उनको पता चले कि वो कौन थे। तकरीब के अख्ताम पर शुरका में इनामात और असनाद तकसीम की गईं। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ मोहम्मद काशान, बोल न्यूज़, कराची। लिया से खबर शामिल करते हैं, जहां पर साबिक वजीर आला मुराद अली शाह के बेटे की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। हादसे के दौरान तेज रफ्तारी पर गाड़ी जीप ट्रैक पर उलट गई है। गाड़ी में सवार मुराद अली शाह के फर्जंद ज़हीर शराज शाह और साथी सवार अली हुसैन शाह जख्मी हुए हैं। दोनों जख्मियों को मुल्तान के निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे के मौके पर
ये वाक़या जब पेश आया तो ज़हीर शाह शिराजी जीप रैली में शिरकत के लिए वहाँ पर मौजूद थे। तेज़ रफ्तारी के बाइस ये हादसा हुआ और दोनों ज़ख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। लिया के मूज़ा रख खेरे वाला के खो चाक गंजी वाला पर यह हादसा हुआ है। ज़हीर शिराज शाह जीप रैली में शिरकत के लिए लिया आए थे और गाड़ी में सवार मुराद अली शाह के फर्जंद ज़हीर शाह शिराजी के साथ उनके साथी अली हुसैन शाह भी मौजूद थे, जो कि ज़ख्मी हुए हैं। लिया में साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के बेटे की गाड़ी हादसे का शिकार हुई है और ये हादसा तेज़ रफ्तारी की बाइस पेश आया, जिसके नतीजे में गाड़ी ट्रैक पर उलट गई और दोनों ज़ख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी हाँ, ये खबर सामने आ रही है। ज़हीर शाह जीप रैली में शिरकत के लिए लिया पहुंचे थे, जिस दौरान उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हुई और जीप ट्रैक पर चली गई और अब उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उनके दोस्त, उनके साथी भी इस मौके पर उनके साथ मौजूद थे जब उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हुई। खिज़र हबीब बोल न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद डिटेल्स लेते हैं। खिज़र, क्या हालत है ज़ख्मियों की, क्या बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के बेटे जो कि मिड पॉइंट की तरफ ट्रैक का जायजा लेने के लिए अपनी गाड़ी पे आ रहे थे। मिड पॉइंट से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर के फासले पर उनकी गाड़ी जो है वो ट्रैक से उतर गई और उनको हादसा पेश आया है। उनके साथ उनके दो दोस्त और भी गाड़ी में सवार थे, जिनको निस्टर अपना मुल्तान के निजी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया, जहाँ पर उनकी हालत अभी खतरे से बाहर बताई जाती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। खिज़र हबीब हमें अपडेट कर रहे थे कि ज़ख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। इनको मुल्तान में मुंतकिल किया गया निश्तर अस्पताल में, जहां पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी फराहम की जा रही है। सिंध में ख़वातीन और बच्चों से ज़्यादती के वाक़यात में कमी ना आ सकी। 3 बरसों के दौरान 2200 से ज़ायद ख़वातीन और बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाया गया। नाकिस तफ्तीश और कमज़ोर प्रोसिक्यूशन के बाइस सिर्फ 11% मुकदमात में मुल्ज़िमान को सज़ा मिल सकी है। सिंध में ज्यादती के बढ़ते वाक़यात, मुकदमात पर मुकदमात मगर बदले ना हालात। 3 बरस में खवातीन और बच्चों से ज्यादती के 999 मुकदमात दर्ज हुए। 878 मुकदमात में मुल्ज़िमान बरी हो गए। सिर्फ रवां बरस 214 केसेस में से 183 मुल्ज़िमान बरी हुए। अटॉर्नी जनरल ने सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट अमल दरामद केस में पेश की गई। एडवोकेट तारिक मंसूर कहते हैं, एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट के तहत इक़दाम नहीं किए जा सके। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और जो मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के तहत वो भी आपको करवानी थी पुलिस ऑफिसर्स की जो डेप्यूटेड हैं। अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेक्स ऑफेंडर्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स आपने बनाए, उसके अंदर ख़वातीन ऑफिसर्स का तकर्रुर अभी तक मेरी इत्तला के मुताबिक नहीं हो सका। चेयरपर्सन सिंध कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन नुसरत शीनी कहती हैं, ज्यादती के शिकार खवातीन की तादाद रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा है। आदादो शुमार का अभी तक मुतनाज़ा चल रहा है ये सिलसिला। हमारे पास ज़्यादातर जो बच्चियों के और औरतों के अगवा के केस आते हैं तो वो यकीनी तौर पे और या जबरी शादी के, वो रेप के केस होते हैं असल में। नुसरत शीनी के मुताबिक सनफी बुनियादों पर जराइम के खिलाफ अदालतों के क़याम के हौसला अफजा नताइज सामने आए। ख़वातीन की बहबूद के इदारे मजबूत करके सनफी जराइम की रोकथाम की जा सकती है। खबर है लाहौर से, जहां पर जायदाद के तनाज़े पर खून सफ़ेद हो गया। भतीजों ने मस्जिद में चचा और कज़न को तशद्दुद का निशाना बना दिया, थप्पड़ों और मुक्कों की बरसात कर दी। तशद्दुद से बाप बेटा शदीद जख्मी हुए। इस वाक़े की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। मुतासिरीन की दरख्वास्त पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। तीनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में बड़े बड़े मुकदमात, सुप्रीम कोर्ट पर केसेस का बोझ मजीद बढ़ने लगा। सियासी और आइनी मुकदमात के साथ हज़ारों दीगर केसेस को निपटाना चैलेंज बन गया। मुकदमात में इजाफे की क्या वजूहात हैं? इस्लामाबाद से इमरान वसीम की रिपोर्ट देखिए। अदालत उज़्मा मुकदमात ही मुकदमात, 10 साल में 36,000 नए केसेस। साल 2013 ज़ेर-ए-इल्तिवा मुकदमात की तादाद 20,148 थी। 2015 में तादाद बढ़कर 25,712 हो गई। 2016 में 29,971, 2017 में 35,560, 2018 में ज़ेर-ए-इल्तिवा केसेस 38,254 तक जा पहुंची। 2019 में 43,064, 2020 में 46,951 हो गए। 2015 से 2020 तक तादाद 21,000 बढ़ गई। 2021 में ज़ेर-ए-इल्तिवा मुकदमात बढ़कर 54,255 हो गए। 2022 में मुकदमात निपटाने का अमल तेज हुआ। तादाद 2,000 की कमी से 52,533 हो गई। 2023 में मुकदमात का बोझ बढ़ा, तादाद 56,000 तक जा पहुंची। केसेस क्यों कर बढ़ रहे हैं? माहिरीन कानून कई वजूहात बयान करते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ज़ेर-ए-इल्तिवा मुकदमात निपटाने के लिए मुतहर्रिक हैं। कानूनी माहिरीन का मानना है कि केसेस मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर करना जरूरी है। समाअत के लिए मुकदमात की तादाद बढ़ाने से मुकदमात जल्द निपटाए जा सकते हैं।
इमरान वसीम, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान और चीन की बहरी अफवाज की मशकों 2023 का आगाज हो गया है। शुमाली बहर अरब में होने वाली मशकों में दोनों ममालिक के जहाज और चीनी आबदोज भी हिस्सा ले रही हैं। तफसीलात हम जानते हैं नुमाइंदे खुसूसी सलमान अली की इस रिपोर्ट में। पाक बहरिया और चीन की पीपल्स लिबरेशन नेवी की बहरी मशकों का आगाज हो गया। सी गार्डियंस 2023 शुमाली बहरा अरब में मुनक्किद की जा रही है। मशकों का मकसद बहरी खतरात से निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब देना है। इन मशकों की सबसे खास बात चीनी बहरिया की स्विंग क्लास सबमरीन की शिरकत है, जो दोनों ममालिक की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की अक्कासी है। सी गार्डियर मशकों का आगाज 2020 में हुआ था। पहली सी गार्डियर मशक बहरा अरब जबकि दूसरी शंघाई के करीब मुनक्किद की गई थी। कोंगो वायरस के हवाले से खबर शामिल करते हैं। कोयटा से कोंगो वायरस के एक और मरीज को तशवीशनाक हालत में कराची मुंतकिल किया गया है। कोयटा से कराची ले जाने वाले मरीजों की तादाद अब तक 14 हो चुकी है। तमाम मुतासिर अफराद तिबी अमले से ताल्लुक रखते हैं। कराची शर्की का एक शहरी भी कोंगो वायरस का शिकार हो गया। बलूचिस्तान में कोंगो वायरस का फैलाव, कोयटा से तिब्बी अमले का एक और मरीज कराची मुंतकिल। सिविल अस्पताल कोयटा से कराची मुंतकिल किए गए मरीजों की तादाद 14 हो गई। तमाम मुतासर अफराद डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ बताए जाते हैं। 5 मरीजों की हालत नाजुक बताई जाती है। तर्जुमान YDA के मुताबिक कोयटा से कराची मुंतकिल होने वालों में 10 डॉक्टर्स, 3 पैरामेडिक्स और 1 स्टाफ नर्स शामिल हैं। उधर कराची शर्की के एक शहरी का कोंगो वायरस टेस्ट भी मुस्बत आया है, तहम हालत खतरे से बाहर है। इस्लामाबाद में इंतहाई मुतादी बीमारियों में से एक शख्स मौत के मुंह में चला गया। हुकाम के मुताबिक पिम्स में ज़ेर इलाज नौजवान लेप्टिव स्पाइसिस नामी बीमारी का शिकार हुआ। इन्फेक्शन से 2 अफराद मुतासर हुए, जिसमें एक का इंतकाल हो गया। जानवरों से इंसान को लगने वाली बीमारी कोंगो के बाद लेप्टोस्पाइरोसिस सर उठाने लगा। इस्लामाबाद में बीमारी से एक शख्स मौत के मुंह में चला गया। हुकाम के मुताबिक इन्फेक्शन से 2 अफराद मुतासर हुए, जिनमें से एक का इंतकाल हो गया। डॉक्टर का कहना है कि तशखीसी टेस्ट पिम्स और कौमी इदारा बराए सेहत में भी दस्तयाब नहीं। एंटीबॉडी टेस्ट आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी से करवाया गया। नई बीमारियों से लड़ने के लिए जदीद लेबॉर्ट्रियों और अद्वियात की ज़रूरत है। माहिरीन के मुताबिक लेप्टोस्पाइरोसिस सैलाबों के बाद जानवरों के फजले से फैलने वाली बीमारी है। मौसम सरमा में क्या ज़ेबतन करना है, कौन सा कलर इन होगा और कौन सा आउट। फैसलाबाद में ख़वातीन के नित नए डिज़ाइनर्स की मलबूसात की नुमाइश का इनेकाद किया गया। अहवाल बताएंगे उवैस सत्तार। ठंडी रात आई तो ख़वातीन को गर्म मलबूसात की याद भी सताने लगी। ख़वातीन की दिलचस्पी देखते हुए मुख्तलिफ डिजाइनर्स की जानिब से मकामी मार्केट में कपड़ों की नुमाइश का इनेकाद किया गया, जहां मुख्तलिफ ब्रांड्स के कपड़े, जूते, कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी शोकेस की गयी। सीजन भी चेंज हो रहा है तो मेरा दिल था कि मैं ऑल ओवर पाकिस्तान से डिफरेंट ब्रांड्स यहाँ लेकर आऊँ, ताकि अंडर वन रूफ सारी लेडीज़ आराम से आएँ, अपनी शॉपिंग करें और डिफरेंट सिटीज़ के ब्रांड्स की शॉपिंग करें। तो यहाँ पे ज्वेलरी है, फुटवेयर है, शॉल्स हैं, क्रॉकरी है, डेकोरेशंस हैं। नुमाइश में शरीक ख़वातीन ने भी दिल खोल कर शॉपिंग की। आर्टिफिशियल ज्वेलरी और कॉस्मेटिक्स के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज बने रहे। बहुत अच्छा, हर चीज़ अंडर वन रूफ, बड़ी अच्छी, इवन फ्रॉम फैसलाबाद और दूसरे शहरों से भी बड़ी अच्छी सारी कलेक्शन है और हर चीज़ बड़ी अच्छी फेयरली प्राइस्ड है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और क्योंकि फैसलाबाद में है जहाँ पे लोगों को होता है कि लाहौर से ब्रांड्स आएँ, कराची से आएँ, इस्लामाबाद से आएँ, वहाँ से हर कोई आया हुआ है। बहुत ज़्यादा ब्रांड्स आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा वैरायटी है। ज्वेलरी की है, शॉल्स की है, जहाँ शॉल्स की वैरायटी है वहाँ शादियों के कपड़ों की भी वैरायटी है। 2 रोज़ा नुमाइश ख़वातीन के साथ साथ बच्चों की मलबूसात भी रखे गए हैं, जिसे खूब सराहा गया। मसनूई जहानत पर मबनी वकील भी सामने आ गया। AI वकील अपने मौक्किल से मुआहदा करने की सलाहियत रखता है। रोबोट को 15 करोड़ कानूनी दस्तावेजात के डेटा के साथ सेट किया गया है और बासलाहियत बनाया गया है। माहिरीन का कहना है कि AI इस शोबे में मुकम्मल तौर पर इंसान की जगह नहीं ले सकता। कई मौके पर फैसला साजी के लिए इंसानी दिमाग की ही ज़रूरत होती है। सर्दियाँ आती थीं और रोज़गार लाती थीं, मगर अब हालात कुछ मुख्तलिफ हैं। कुछ दौर की जिद्दत और कुछ महंगाई की शिद्दत, लिहाफ और रज़ाई के कारीगरों के पास अब काम कम होने लगा है, मगर आला मयार आज भी बरकरार है। जहानिया से रिपोर्ट देखते हैं हम अज़ीम सरवर की। रुई के ढेर को चादर पर ढेर करना, छड़ी से इस अंदाज में पीटना कि हींग लगे न फिटकरी और रंग भी चौखा आए, और फिर सलीके से रंगीन कपड़े में समो देना। जहानिया में रुई ढूंढने वाले साला साल से काम अंजाम दे रहे हैं। फिर वक्त बदला,
रजाइयों लिहाफ की जगह कंबल आ गए। मशीन से तैयार करदा रजाइयाँ भी मार्केट में आईं। दही सही कसर बढ़ती कीमतों ने पूरी कर दी। सर्दियों के सीजन में जिनके पास सर खुजाने की फुर्सत न होती थी, आज काम की कमी है। 63 साल से हमारा ये कारोबार बहुत अच्छे वसी पैमाने पे चल रहा है और जब से ये पॉलिस्टर रजाइयाँ और बल वगैरह आए हैं, लंडे की रजाइयाँ आई हैं, उस वक्त से हमारा काम काफ़ी डाउन हो गया। बिजली इतनी महंगी तरीन हो गई है, हमारा बिल 2-2.5 हज़ार का आता था, अब हमारा बिल 15,000, 16,000, 20,000 से कम नहीं आता। हम बहुत परेशान हैं महंगाई से। दौरे जदीद की आसाइश अपनी जगह, मगर जो आराम हाथ की बनी रजाइयों में है वो किसी मशीनी कंबल में नहीं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।